नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बोर्स मॉडल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बोर्स मॉडल से बेनिफिट ये हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट in which electron revolves around the nucleus, ये हम लोग निकाल सकते हैं। क्या चीज से? बोर्स एटॉमिक मॉडल से। कि बोर्स मॉडल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बोर्स मॉडल से हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने देखा था। तो हमने ये देखा था कि एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट in which electrons revolves around the nucleus, उसका हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। दूसरा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तीसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल का, उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट दिया नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट क्या था? नॉन रेडिएटिंग जो ऑर्बिट है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उस समय उसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, न घटेगा न बढ़ेगा। लेकिन जब वह किसी अपने से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जंप करेगा बाय एमिटिंग एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी, और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, उस केस में क्या होगा कि एनर्जी का एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, और वह एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा। और ये जो एमिशन होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो डिसकंटिन्यूअसली होता है, मतलब क्वांटाइज्ड होता है। तो उन्होंने किस तरह से बोर्स मॉडल के द्वारा हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि स्टेबिलिटी क्या होता है कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी उसका आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है। चक्कर लगा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस होता है और उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो वो एनर्जी को लूज करता है बाय एमिटिंग इट्स एनर्जी। तो इसमें इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसमें क्या होगा कि एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने देखा था। एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि डिराइव किया था और एक फॉर्मूला निकाला था। उससे रेडियस के लिए भी निकाला था फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए भी निकाला था। तो देखना ये है अब कि हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसका बेनिफिट्स एग्जामिनेशन में क्या है। जैसे कि 10+2 में तो है ही, 10वीं बार में, 11वीं 12वीं में तो है ही इसका बेनिफिट्स। एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका क्या बेनिफिट्स है। तो एक क्वेश्चन है IIT 2012 में पूछे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है IIT 2012 में,
जेईई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि बोर्स मॉडल पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी of an electron in second Bohr orbit। एक्चुअली बोर ऑर्बिट होता है जो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिट है उसको बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड बोर ऑर्बिट बोल दिए। सेकेंड बोर ऑर्बिट, the kinetic energy of an electron in second Bohr orbit is, क्या होगा? पहला ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन, पहला ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट्स क्या है वो देखना है। IIT JEE 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं किसी एग्जामिनेशन का तब हम लोगों को कॉन्फिडेंट आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक्स जो पढ़े हैं उससे कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि द काइनेटिक एनर्जी of an electron in second Bohr orbit, second Bohr orbit of a हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। पहला ऑप्शन है इसका h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर, पहला। दूसरा ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है इसका h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 64 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर। तो ये चार ऑप्शन इसके हैं। क्वेश्चन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, तो हम लोगों ने ये भी देखा था बोर्स मॉडल पढ़ते वक्त कि हम लोगों ने टोटल एनर्जी निकाला था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एक डेरिवेटिव से आया था। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m a नॉट, यहाँ पर क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। a नॉट हम लोगों ने एक्सप्रेशन में देखा था कि 52.9 पिकोमीटर हम लोगों ने निकाला था, और ये भी एंगस्ट्रम में से निकाला था 0.529 एंगस्ट्रम। तो 4 पाई स्क्वायर m a नॉट क्या है? बोर्स रेडियस है, बोर्स रेडियस से ही देखेंगे। तो इस तरह से ये कौन सा आंसर इसका सही होगा। सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है। जनरली जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था बोर्स ऑर्बिट जिसे डिफाइन किया था ए नॉट। ए नॉट जो डिफाइन किया था मीन्स कि n इज इक्वल टू 1, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उस समय जिस ऑर्बिट में होगा, मतलब पहली ऑर्बिट में होगा, तो पहली ऑर्बिट में जो इसका रेडियाई होगा, इसका जो रेडियाई होगा वह रेडियाई ए नॉट कहा जाएगा, ए नॉट, जिसको बोर्स रेडियस कहते हैं, कहते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
कैसे होगा। क्या देखे थे हम लोग कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, चारों ओर, जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में है, तो इसमें क्या है कि ई पर, इलेक्ट्रॉन पर कोई कुछ न कुछ चार्ज है, और प्रोटॉन, यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पर कोई ना कोई चार्ज है, दोनों पर इक्वल चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल है दोनों, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, देखा था 1/4πε ZE²/R²। ये कूलम्ब्स लॉ से लाए थे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस इसके और इसके बीच की दूरी है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो ये डिस्टेंस r1, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, ये टोटल जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, r डिस्टेंस है, ZE² का मतलब होगा कि एक ये जो E है नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन होंगे, मतलब Z जो है एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, तो प्रोटॉन पर टोटल चार्ज कितना, तो ZE, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, एक, तो ZE², यही ZE² हो गया अपॉन R², ZE² अपॉन R² हमने देखा था। चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा था उस समय कि mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दोनों को जब हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to, centripetal force is equal to electrostatic force of attraction between electron, nucleus and electron, दोनों इक्वल है। Centripetal force and electrostatic force of attraction between nucleus and electrons दोनों क्या है, इक्वल है तभी तो क्या होगा कि इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस सर्कुलर मोशन में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² r², ये स्क्वायर से ये r कट गया, तो मिला कितना, mv² इक्वल टू 1/4πε0 ZE², ये मिला हम लोगों को। ये जो मिला, अब इसे हम यहां पर एक इक्वेशन लिख लेते हैं, mv² इज इक्वल टू हम लोगों को मिला 1/4πε ZE² अपॉन r। ये जो हमें मिला, ये इक्वेशन का नाम हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। एक्चुअली ये करवा रखे हैं पिछले सेशन में, ये उन लोगों के लिए है जो नहीं देख पाए हैं किसी कारण से, लेकिन डिटेल के लिए वहां जरूर देखें। यहाँ तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा एक बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स है, तो उनका पोस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन revolves round the nucleus in an orbit. In that orbit, the angular momentum of electron is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr
एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई, एन एच अपॉन ट्वाइस पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन ट्वाइस पाई आर एन। इस v का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब इस v का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, m v n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर m था, ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ये आएगा। अब क्या है कि m n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर m स्क्वायर आर स्क्वायर is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught JD स्क्वायर अपॉन R। ये m से ये स्क्वायर हट गया, ये R हट गया, तो निकला क्या यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर R m is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेडी स्क्वायर अपॉन आर। आर तो ये कट गया, तो क्या आया यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर एम जेडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। तो आर इज इक्वल टू क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर, यह आया। कुछ नहीं किए हैं, एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेडी स्क्वायर अपॉन आर। इसको आगे लिख के चलिए, इसको आगे लेके चले, v का वैल्यू लाए, v का वैल्यू कहां से लाए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई। ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एन एच अपॉन ट्वाइस पाई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन ट्वाइस पाई, फिर एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3, n इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम है, दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो यहां से v का वैल्यू हमने इसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमें r मिल गया, यहां पर r मिल गया। इसमें हम देख रहे हैं कि h स्क्वायर चाहे वो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, h का वैल्यू तो वही रहेगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यही रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, किसी भी ऑर्बिट में रहे। 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई टू द पावर 2, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी वही रहेगा। बदलने वाला यहां पर क्या है, एन स्क्वायर बदलने वाला है, जेड स्क्वायर बदलने वाला है। तो एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर बदलने वाला है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है आर एन, यानी किसी भी ऑर्बिट के लिए एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, किसी भी ऑर्बिट के लिए आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई
टू द पावर 2, ये इसका ऑर्बिट आएगा। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 1, और चूंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के केस में z इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो उस केस में यहां पर क्या होगा, उस केस में ये हो जाएगा कि R1 इज इक्वल टू A0। हम लोग डिफाइन कर रखे हैं A0 को, A0, उसके बाद क्या है n स्क्वायर अपॉन z, यही दो बदलने वाला है, तो इज इक्वल टू h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 2 e स्क्वायर, और यहां पर n स्क्वायर अपॉन z, तो n स्क्वायर अपॉन z क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, n 1 टू द पावर 1, n इक्वल टू 1 ऑन z, तो ये 1 हो गया। तो ये पूरे जो है ये क्या है A0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये n है, अगर हमने अभी 1 नहीं लिया है तब तक, तो Rn इज इक्वल टू क्या है, Rn इज इक्वल टू, अभी तो A0 नहीं होगा चूंकि 1 नहीं लिए हैं, तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ये टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी फॉर हाइड्रोजन एटम, ये तो 1 हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर अपॉन z, A0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू। इसी तरह से अगर R1 लिखना हो तो क्या लिखना होगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो A0 1 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया A0, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A0, जो कि जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे h का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई स्क्वायर m ई टू द पावर 2, तो वैल्यू जो आता है वो 52.9 पिकोमीटर आता है, या 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। तो हम लोग अभी ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को ये आया यहाँ पर कि R1 इज इक्वल टू A0 आया, क्योंकि n स्क्वायर अपॉन z ये टोटल 1 के बराबर है। R2 क्या आएगा, A0, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, तो n स्क्वायर की जगह पर 2 टू द स्क्वायर अपॉन एक ही रहेगा, z इक्वल टू, चूंकि हाइड्रोजन एटम ही है। क्वेश्चन हम लोगों का था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन था। तो हमें R2 इक्वल टू क्या निकला, A0 2 टू द पावर 2 मीन्स क्या आया, A0 4 आया, R2 इक्वल टू आया A0 4। क्वेश्चन का ऑप्शन था, ऑप्शन ये था कि h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m A0 स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर m A0 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m A0 स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है h स्क्वायर अपॉन 64 पाई स्क्वायर m A0 स्क्वायर। ये ऑप्शन है, क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इसमें से कौन सा होगा सेकेंड ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम एम वी के जगह पर क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है, बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन
कंडीशन वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन ट्वाइस पाई। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h अपॉन ट्वाइस पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर्स पोस्टुलेट्स बोलते हैं इसको, बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स, और इसे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं इसको। इस क्वांटम कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, तो V इज इक्वल टू होगा NH अपॉन ट्वाइस पाई आर एम। इसको पुट करेंगे यहां पर, क्या, NH अपॉन 2 पाई आर एम स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। इस एम से ये एम कट गया तो क्या आया, हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब इस आर का वैल्यू हम निकालेंगे कहां से, अभी जो हम कैलकुलेशन किए थे रेडियस, बोर्स रेडियस जो निकाले थे, तो वहां हम लोगों को मिला था आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये मिला था। आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट, R2 इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 1, ये दोनों मिलके 4 हो गया। R2 इज इक्वल टू हो गया ए नॉट 4। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आर की जगह पर लिखेंगे 4 ए नॉट स्क्वायर एम। अब ये 4 अब क्या बन जाएगा, हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 ए नॉट स्क्वायर एन। हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर 16 ए नॉट स्क्वायर एम। अब क्या है कि n की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह पर कितना है, सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 2 स्क्वायर फिर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर 16 ए नॉट स्क्वायर एम। और यहाँ पर देख रहे हैं दो, यहाँ पर हो जाएगा हाफ 4 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 16 ए नॉट स्क्वायर एम। यहाँ पर क्या है, ये 4 से ये 4 कट गया तो आया कितना, हाँ यहाँ पर है 2, 16 इंटू 32, तो एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। ये आया काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर क्या है, इसको बनाने के लिए अब जो भी इसको देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि इतना भारी क्वेश्चन होता है। भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही हल्का है। करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों को हमने इक्वल कर लिया। वहां से mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर आ गया।
इसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम वाली कंसेप्ट लगाया, क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स, क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स लगाया, वहां से v की वैल्यू हमने हाफ एम वी स्क्वायर में पुट किया, हाफ एम वी स्क्वायर में पुट किया। इसको क्यों किया, इसको हमें लाना था r की वैल्यू, हमें लाना था r n किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट का रेडियाई कितना होगा, तो आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। सिर्फ इतना भी याद रखने से ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये इतना आता कहां से है ये हम दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हमने इतनी बड़ी डेरिवेशन किया। तो सिर्फ ये याद रहेगा, तो यहाँ पर इस आर की जगह पर नहीं ना है, ये इस आर की जगह पर यहाँ पर करना था। और हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वो पुट करने पर ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बोर्स रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, बोर्स रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, बोर्स रेडियस इज ए नॉट दिया हुआ है, आपको ए नॉट के फॉर्म में ही बनाना है इस क्वेश्चन को। तो ये है, तो इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ये जो डेरिवेशन है, तो लर्निंग के वक्त लर्न करने के लिए है, इस बार एक दो बार इसे बनाएंगे तो सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये आर ई एन इज इक्वल टू, जहां पर कि हम लगाएंगे आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, इस एन स्क्वायर वन स्क्वायर जेड, हाइड्रोजन एटम के लिए वन होता है, आर टू सेकेंड ऑर्बिट के लिए ए नॉट। यहाँ पर क्या है, आर टू इक्वल टू, चूंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर अपॉन वन, हाइड्रोजन के लिए वन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब कि आर टू इज इक्वल टू ए नॉट फोर, यही वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ये हमने आर स्क्वायर की जगह फोर ए स्क्वायर लिखा, बाकी सब वही हाफ एम वी स्क्वायर ही है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें समझना यह है कि क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसे प्रैक्टिस के साथ बना सकते हैं। अब फिर कहिएगा कि ये फॉर्मूला जब याद रहेगा तो बन जाएगा, अगर ये लिथियम का पूछ ले तो कैसे बनेगा, लिथियम का पूछ लेगा तो कैसे बनेगा, लिथियम आयन का, लिथियम में क्या होता है, जेड इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हो तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच। अब एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शो दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है मींस की n इज इक्वल टू 1 है, और हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू 1। किस केस में, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या है, हाइड्रोजन एटम है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, पहली ऑर्बिट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट की होता है किसी भी एटम, और दूसरी ऑर्बिट जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट का होता है, तीसरी एक्साइटेड स्टेट का होता है। क्यों, क्योंकि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है अभी अब सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, तो जब तक हम इसे एक्साइट नहीं करेंगे तब तक तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड हुआ। अगर तीसरी ऑर्बिट में जाएगा, अगर ये तीसरी ऑर्बिट में जाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड ऑर्बिट कहलाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस कि n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 2, हीलियम एटम है, हीलियम एटम है, हीलियम आयन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, z इक्वल टू 2, तो फॉर He आयन, हीलियम आयन। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम में लागू होता है, अप्लाई कर सकते हैं, और हाइड्रोजन लाइक आयंस में भी कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम आयन में, लिथियम आयन में, बेरिलियम आयन में, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। हीलियम आयन में, लिथियम 2+ में, बेरिलियम 3+ में, तो इन आयन में क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक रहता है। हाइड्रोजन की तरह ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन की तरह ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें देखना है
कि कह रहा है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ये दोनों की बराबर होगी, एनर्जी दोनों की बराबर होगी। तो हम लोग निकालते हैं एनर्जी, हम लोगों ने निकाल रखा है ई एन इक्वल टू माइनस आर एच 1/n²। एन क्या है? एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन इक्वल टू 1 2 3 4, ये ऑर्बिट नंबर भी है, एनर्जी शेल भी इसको बोलते हैं। और फिर नेगेटिव साइन एनर्जी के साथ इसलिए है क्योंकि एनर्जी जो है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की ओर जाएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा, न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी हमें उसे सप्लाई करना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो अब देखते हैं हम फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या है? E1 इज इक्वल टू माइनस RH जो है वो 1/, RH जो है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है 109,677, अगर पर सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर, या जूल में है तो जूल में दूसरा फिर है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होता है RH की वैल्यू। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करते हैं क्योंकि दोनों में RH सेम ही है। तो RH 1/, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 1/1 क्या हो गया? वो स्क्वायर क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू माइनस RH। ये फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब क्या है? अब दूसरा निकालते हैं हीलियम के लिए। हीलियम के लिए क्या है? E2 इज इक्वल टू माइनस RH, हमने एक चीज यहां पर देखा कि 1/RH इज इक्वल टू होता है 1/n²। यहां पर Z² भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में Z इक्वल टू 1 होता है तो हमने यहां पर लिखा नहीं था, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम है। हीलियम के केस में तो RH इज इक्वल टू होगा, सॉरी E2 इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन। RH क्या हो जाएगा? Z²/n²। अब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू RH, तो RH ही रहेगा। Z² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Z² की जगह पर हम लिखेंगे 2² जो है n, ये n सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ हीलियम आयन की बात है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2², ये दोनों कट गया, आया कितना? माइनस RH। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E2 इज इक्वल टू कितना आया? माइनस RH, जो कि ये एनर्जी किसकी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम हो रहा है। एक जनरल फॉर्मूला है कि n ऑर्बिट में माइनस RH इंटू 1/n² तो Z² होता है। Z क्या है? हाइड्रोजन के लिए 1 है तो यहाँ नहीं पुट हुआ, तो E1 इज इक्वल टू RH हो जाएगा, जबकि E2 के लिए E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम में E2 है वो माइनस RH होगा, तो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगा किसके? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वह हीलियम आयन का वह ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन जो हम लोगों का था कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होगा उसकी जो एनर्जी होगी वह हीलियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगी और उसकी जो एनर्जी होगी वो दोनों बराबर होगा।